ます皆さんお元気ですか？私元気ですよ。皆さんはよろしくお願いします。私新しいビデオは持ってきたから皆さん見てくださいね。じゃあね、वीडियो मीते कुदासाई बाय बाय। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बीना रेंसवाल और आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के संग। और अभी जापान में बज रहे हैं 3, आप देख भी सकते हैं पीछे घड़ी दिख रही है। तो जी मुझे सुबह टाइम नहीं लगता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। और वीडियो का आज का टॉपिक है जापानीज़ बारखड़ी। जी जापानीज़ बारखड़ी। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको जापानीज़ बारखड़ी लिख के दिखाऊँगी कैसी होती है। तो वही मैं आज आपको दिखाती हूँ। और मैंने कैसे लिखना सीखा और मुझे जापानीज़ भाषा कैसे आई, तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब चीज़ बताऊँगी। तो चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पास एक बुक है जिससे मैंने हिरागाना और कातागाना जापानीज़ बारखड़ी सीखी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जापानीज़ बारखड़ी किसे लिखा होता है। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि बाहर जापानीज़ में लिखा हुआ है। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है। तो चलो दिखाती हूँ। इसके अंदर इस तरीके से लिखी है बारखड़ी जापानीज़ लैंग्वेज की। ये देखिए पूरा, ये तो है हमारा हिरागाना और इस तरह पे ये हमारा कातागाना। ये देखिए ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कहीं कहीं पे हिंदी लिखा हुआ है जो हमें इजीली समझ में आता है। अगर हमें पूरी किताब देखें तो इसमें ज़्यादा नेपाली इंग्लिश लिखा हुआ है, तो नेपाली हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें बारखड़ी जो हिंदी में लिखी है। देखिए आप देख भी सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है आ ई उ ए ओ। तो ये हमें ईजिली पढ़ने में होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि इस वर्ड को हम ये बोलते। अगर ये हमारा ना हो तो हमें ये जापानीज़ बारखड़ी पढ़ने बहुत मुश्किल होती, तो शायद सीखने में भी बहुत दिक्कत होती। तो इसीलिए ये किताब बहुत ईजिली है हमारे को भाषा सीखने में। बहुत चीज़ें होती है इसमें जो हमें ईजिली समझ में आ जाती है। तो मैं अब आपको पढ़ना बताती हूँ। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है आ ई उ ए ओ, का की को के को, सा सी सु से सो। अब नीचे आप देखिएगा जहाँ ता लिखा हुआ है, ता उसके बगल में ची लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ ची क्यों है? यही इस जापानीज़ बारखड़ी में फ़र्क है कि सेंटेंस चेंज हो जाते हैं बीच बीच में। अब यहाँ ये ता है तो यहाँ पे ती नहीं होता है, इसीलिए यहाँ ची लग जाता है, क्योंकि इन लोगों की जीभ भी बहुत लगती है बोलने में, तो इसलिए ता नहीं होता। अगर हम इनको कभी बोलेंगे ऐसा ता बोलो तो इनसे बोला ही नहीं जाता है, इसलिए ची दिया गया है। देखो तो ये हो जाता है ता ची चू, फिर ते तो, फिर नीचे आ जाते हैं हम ना नी नू ने नो, हा ही। अब देखें यहाँ पे हु की जगह फू लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हो होता ही नहीं है। कितनी बार मैंने इन जापानीज़ों से हु करके बोला है तो इनको समझ में ही नहीं आया। तो मेरे को समझ में आया कि इसलिए इनके बारखड़ी में हु नहीं होता है, तो ये इसलिए यहाँ पे इसको फू बोला जाता है। फू, फिर आ जाता है हे हो। अब नीचे देखिए मा मी मो मे मो, या यू यो, बस इतना ही है। रा री रू रे रो, वा ओ न, इस तरीके से बोला जाता है। अब आप देखेंगे नीचे भी ऊपर जो सेम वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें डिफरेंट देखिए क्या है कि इन पे ऊपर ये जो है ये बिंदु लगे हुए हैं, तो इनसे ये सेंटेंस हमारे हो जाते हैं चेंज। मैं आपको दिखाती हूँ। यही शब्द देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए। यही शब्द ऊपर इस तरीके से है, देखो ओ का की कू के से देखिए। और इसी को हम नीचे ले आते हैं तो देखिए क्या लिखा है उधर, गा गी गु गे गो। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे ऊपर वो दो बिंदु तीन आ जाते हैं, ये देखिए, तो इसीलिए ये शब्द हमारा चेंज हो जाता है। तो यहीं से हम लोग इनको पढ़ते हैं, गा गी गु गे को। अब सा की जगह जा हो गया, वो देखो ऊपर सा है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। और यही शब्द हमारा नीचे अगर हम आ जाते हैं तो जा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा ऊपर दो बिंदु लगे हैं, इसीलिए। इसको हम फिर जा जी जू जे जो, दा दी जी भी बोलते हैं इसको, जू दू दे दो, बा बी बू बे बो, पा पी पू पे पो। अब देखिए आप यहाँ भी कंफ्यूज होंगे। अब इधर बा और पा दोनों में एक ही वर्ड है, फ़र्क क्या है? ऊपर बा में हमारे दो बिंदु लगाने हैं और नीचे हमारा जो पा है उसमें से गोल डंडा देना है, जैसे हमारा अंक की बिंदु होती है उस टाइप से। तो यहाँ पे ये सेंटेंस चेंज होता है। शब्द एक ही जैसा है सारा, देखिए, बस हमारे इस बिंदु के वजह से सारा शब्द चेंज हो जाता है।
यही है जापानीज़ की बारखड़ी में डिफरेंट। अगर ये हमको समझ में आ जाता है तो हमें बहुत जगह बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर जब तक हम इसको नहीं सीखते तो बहुत मुश्किल भी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कातागाना। देखिए कातागाना में बिल्कुल अलग ही है बारखड़ी। ये देखिए इधर भी हिंदी में लिखा है, पढ़ सकते हैं। आ ई उ ए ओ, का की कु के को, सा सी सु से सो। पढ़ने की विधि वही है, ता ची चू ते टो। हमने पीछे भी ये पढ़ा था, शब्द बस अलग हो जाते हैं। देखिए ना नी नू ने नो, हा ही हु हे हो। पढ़ने की विधि वही है, खाली शब्द चेंज हो जाते हैं। और यहीं पे वही बिंदु का है, जैसे ऊपर हमारे ये है वैसे हमारे शब्द नीचे भी वही है, सिर्फ इन मात्राओं से ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो यही हमारी जापानीज़ बारखड़ी है। इनकी खांजी भी होती है, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत डिफरेंट है खांजी। तो वो हम लोग को इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, अपने हस्बैंड के वीज़ा में आते हैं तो हमको इजीली वीज़ा मिल जाता है। जो लोग स्टूडेंट में आते हैं तो उनको थोड़ा सा ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उनको हिरागाना, कातागाना, खांजी सब चीज़ उनको सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट का जो लाइफ है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तो अभी मुझे मेन चीज़ ये है, आपको भाषा दिखानी थी, जापानीज़ बारखड़ी दिखानी थी। तो ये देखिए इस तरीके से होता है। ये तो थी हमारी जापानीज़ बारखड़ी, और इस तरीके से यहाँ बारखड़ी पढ़ी जाती है। इस तरीके से इन लोगों का डिफरेंट होता है बारखड़ी में। तो ये तो हमारा किताबी नॉलेज हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग बहुत सारी वर्ड होते हैं तो हमें ईज़िली तो होता है बुक से पढ़ना। बट मेन चीज़ यही होता है, जब तक हम बाहर का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, हमें समझ में नहीं आएगा। चाहे हम इंडिया हो, चाहे हम कहीं भी चले जाए भारत, जब तक हम जनरल नॉलेज वाला अगर हमें नॉलेज नहीं आया तब तक हमें कुछ भी नहीं आया, समझ लो। तो बस ये तो हमारा नॉलेज है, किताबी नॉलेज। मेन नॉलेज हमारा होता है बाहर, कि हमने किस तरीके से बाहर यूज करना है। अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने ये ले लिया, हमें यूज करना ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा इसका, हमें ज्ञान लिए। इसीलिए आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं या आप कभी इधर वर्क करते हैं तो आप जापानीज़ों के संग ज़्यादा काम कीजिए, भले आपको भाषा आती हो नहीं आती हो। बहुत सपोर्ट करते हैं जापानीज़ लोग। तो इसमें यही है, जापानीज़ लोग अगर कोई चीज़ बोलते हैं, अगर कोई भी कुछ चीज़ हमें कह रहा है तो हमें वो समझना है कि उसने हमें क्या बोला है। बाय दफ़े अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपको वो नोट करनी है, तो आप उनसे मांग भी सकते हो। कहीं कहीं कंपनियों में बहुत अच्छे लोग होते हैं, साइन वगैरह भी, वो हमें बहुत सपोर्ट कर देते हैं। तो आपको अगर ये भाषा समझ में, ये शब्द नहीं समझ में आता, उससे पूछ भी सकते हैं इसका मतलब क्या है। बाय दफ़े आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख लो, जिससे आपको घर जाके उसको उसका मतलब क्या है, उसने हमसे क्या कहा था, वो समझने के लिए ईजी हो जाता है। अब हम नए नए होते हैं, उसने हमसे कुछ कहा और हमने उसे लिखा भी नहीं तो हमारे को याद तो रहेगा नहीं कि उसने हमने क्या कहा। तो इसीलिए उसको लिख लो। कोई भी अगर आपको नया वर्ड कभी मिलता है तो वो ज़रूरी है कि आप उसे नोट कर लो, क्योंकि एकदम ही वो दिमाग में नहीं घुसता है। मेरे तो नहीं घुसता, आप लोग के शायद घुस जाए। मैं अपना नॉलेज बोलूँ तो मैंने अपनी स्टार्टिंग ही ऐसे करी है। मैं ये हिरागाना, कातागाना जस्ट अभी सीख रही हूँ। अभी भी मुझे एकदम डिटेल में नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत तक मुझे आ भी गया है। पर मैं अभी भी काम करती हूँ या बाहर कहीं जाती हूँ, अगर मुझे कोई नया वर्ड मिला, कोई नया सेंटेंस तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसको ज़रूर नोट करती हूँ। मेरे पास हमेशा नोटबुक रहती है, रफ़ नोटबुक मैं हमेशा रखती हूँ। अगर मुझे कोई नया सेंटेंस मिला है तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेती हूँ और घर आके उसको फिर देखती हूँ कि इसका मतलब क्या था और उसने मुझसे क्या बोला था। तो ये होता है। और मैंने स्टार्टिंग में, अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करा है जापानीज़ लैंग्वेज में। तो थैंक यू है मुझे नेपाली लोगों का, जिनने मेरी हेल्प भी करी है, और जापानीज़ लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस तरीके से अपने एक नोटबुक में नोट करा हुआ है। देखिए कि मतलब किस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, किस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इन सब को नोट करने का मेरा रीज़न ये है कि बाय दफ़े कभी मैं कोई वर्ड भूल जाऊँ तो मैं तुरंत, मुझे याद आएगा मैंने अरे उसको लिखा था, तो मैं उसमें से देख के फिर उसको
जान सकूँगी अच्छा इसका मतलब ये था। इसलिए इससे हमें बहुत ईजिली भी याद भी हो जाता है, दिमाग में भी बहुत रहता है। मेरी हैबिट है ये कि मैं कोई भी चीज़ जब तक नोट नहीं करती वो मुझे एकदम आती नहीं है। ये मुझे सबसे ईजिली टैक्ट लगा है कि सब आप नोट कर लो और उसके बाद आपको दिमाग में भी रहता अच्छा ये तो हमने नोट किया था कर। तो इसलिए मैंने ये सब नोट कर रखे हैं। बाय द वे कभी कोई वर्ड भूल जाती हूँ तो इसमें से देख लेती हूँ, तो रिवीजन भी हो जाता है मेरा और मुझे समझ में भी आता है कि हाँ कि इसका मतलब ये था। तो ऐसे करके मैंने भाषा थोड़ी सी सीखी है, बट मैं अभी भी कोशिश करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम भाषा में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ और मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भी अभी बहुत ज़रूरत है, ये मेरी स्टार्टिंग है और मुझे अभी जापान में 5 साल हो रहे हैं, तो इतना मुझे नहीं आया है। बट ये है कि हाँ मैं जापानीज़ के संग अगर काम कर रही हूँ, अगर मुझे कभी कुछ काम पड़ गया तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इतना मतलब मुझे आता है। तो यही है जापानीज़ लैंग्वेज की थोड़ी सी एक नॉलेज जो मैंने पाई है, तो मैंने आप लोगों के संग शेयर करी है अपनी जापानीज़ लैंग्वेज। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इसी तरह आपसे एक ही चीज़ बोलते हुए जाती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई चीज़ आपके सामने लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलूँगी, बाय बाय।